नमस्कार। गुरुकुल के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं परेश पाठक। आज हम बात करेंगे आरक्षण की। कल भारत के प्रमुख दल कांग्रेस ने राहुल गांधी जी की अगुवाई में महू में आरक्षण के 50% के बैरियर को तोड़ने की बात कही। बहुत महत्वपूर्ण समय है। एक तरफ देश में कुंभ चल रहा है, जहां सामाजिक समरसता की बयार बह रही है। पूरा देश चाहता है कि सब लोग एकजुट होकर इस महान यज्ञ में अपनी आहुति दें। वहीं दूसरी ओर अपने स्वभाव के मुताबिक देश की विरोधी ताकतें भी अपना कार्य कर रही हैं। यह समय चुना गया इसलिए कि अधिक से अधिक लोग इस समय सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। ऐसे समय में वे सभी लोग जो हाथ पकड़कर कुंभ में स्नान कर रहे हैं, क्यों ना उनके बीच में एक फूट डाली जाए। इसलिए आरक्षण का झुंझुना फिर बजा दिया गया है। एक और महत्वपूर्ण समय है दिल्ली का चुनाव। तुरंत छोटा मोटा टेस्ट भी हो जाएगा कि अगर इससे कुछ प्राप्त होना है तो वह दिल्ली के चुनाव में दिखेगा, और अगर नहीं होना है तो इसको किस प्रकार बदला जाए, जैसे इसमें मुसलमानों को जोड़ लिया जाए या किस प्रकार इसका इस्तेमाल किया जाए, इस पर पुनः विचार होगा संभवतः। इस विषय पर मैं और गुरुकुल कुछ कहना चाहते हैं। इस वक्तव्य को शिक्षा से जोड़कर देखा जाना चाहिए। यह कोई राजनीतिक वक्तव्य नहीं है। आरक्षण का सबसे अधिक उपयोग विरोधी दलों ने किया जब कांग्रेस की सरकार थी। विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री तक बन गए थे, लेकिन यह घटना 35 से 40 साल पुरानी है। बहुत अच्छा उपयोग था और राजनीतिक लाभ भी बहुत अधिक था, लेकिन समाज उस समय अत्यंत पिछड़ा हुआ था और इतना जागरूक भी नहीं था। मैं स्वयं आरक्षण विरोधी आंदोलन में भाग लिया। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे जैसे तमाम नौजवानों को आरक्षण से बहुत अधिक नुकसान होगा और हमारे साथ पढ़ने वाले जो छात्र हैं उन्हें सरकारी नौकरियों में और आगे बढ़ने में समस्या आएगी। लेकिन समय के साथ यह समझ में आया कि यह सब गलत था। आरक्षण से किसको लाभ होता है और किसको नहीं होता है, यह बात जानने के पहले छोटा सा एक रिकैप करते हैं कि आरक्षण दरअसल है क्या। यह वह सुविधा है जो शिक्षा और नौकरियों में उन पिछड़ी जातियों को दी जाती है जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्हें पढ़ने, लिखने और आगे बढ़ने में हमेशा पीछे रखा गया, दबाव पूर्वक पीछे रखा गया। और यह भी कहा जाता है कि इन जातियों पर बहुत अत्याचार हुए और इन अत्याचारों को करने में अगड़ी जातियों का बड़ा हाथ था। अगड़ी जातियों में मुख्यतः 3 जातियों के बारे में कहा जाता है, वह है ब्राह्मण, राजपूत और वैश्य समाज। तो इसी हल को पिछले 50 सालों के इतिहास से समझते हैं। क्या हुआ उन जातियों का, कितना लाभ मिला उन्हें। आज भी देश में 60 से ज्यादा प्रतिशत लोग अनाज मुफ्त में मांगते हैं। आज भी 80% लोग मुफ्त की रेडियो के पीछे भागते हैं। तो क्या समाज ने, आरक्षण ने समाज को आत्मनिर्भर बना दिया? उन नौकरियों का क्या हुआ जिन पे आरक्षित समाज बैठा? धीरे धीरे वह भी प्रश्न बढ़ता गया। क्रीमी लेयर की अगर बात की जाती है तो भी वह समाज जिसने नौकरी प्राप्त कर ली वह वापस अपने समाज में जाता नहीं। वो अपने साथ के लोगों की मदद नहीं करता, बल्कि वह समाज से दूर जाकर दूसरे लोगों के बीच में अपना जीवन यापन करता है। वहीं दूसरी ओर जो अगड़ी जातियां थी, उनके बारे में जो ये भ्रामक प्रचार था कि उन्होंने अत्याचार किए, वे उसके विरुद्ध लड़े। न केवल आरक्षण के विरुद्ध लड़े, बल्कि उस विचार के पीछे लड़े जो ये कहते थे कि उन्होंने अत्याचार किया। पहले उन्होंने बुरा माना, उनके बच्चे जलकर मर गए, कईयों ने आत्महत्याएं कर ली निराशा में। मेरे आसपास जो बच्चे अपने आप को आरक्षण का शिकार मानते थे, या तो वे बेहतर ढंग से नौकरियों में
एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने लगे या वे विदेश चले गए। यह एक दुख की बात अवश्य थी कि देश से प्रतिभा का पलायन होने लगा, मगर वे देशभक्त हमेशा से थे, हैं और रहेंगे। समय के साथ वे लौटे भी, और इसीलिए आज देश की समृद्धि में विदेशों में रहने वाले भारतीयों का एक बहुत बड़ा हाथ है। ये वे लोग नहीं हैं जो आरक्षण का झुंझुना पकड़ के गए हों। ये अपने संघर्ष से गए। विदेशों में उनकी जो भी जगह है वो उन्होंने अपने पुरुषार्थ से बनाई है। वो कटुता बढ़ी नहीं, धीरे धीरे वह कटुता पूर्णतः समाप्त हो गई। मेरे जैसे तमाम लोग जो आरक्षण को गंभीरता से समझते हैं, हम सबका यह मानना है कि आरक्षण अभिशाप नहीं, वरदान है। उन लोगों के लिए जो पूर्णतः स्वच्छंद रूप से अपना और अपने देश का विकास करना चाहते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आरक्षण भले ही 100% भी कर दिया जाए, मगर अब यह समाज को बांट नहीं सकेगा। पहले न तो इतना बड़ा सोशल मीडिया था, न इस तरह समझाने वाले लोग थे। आज छोटी सी बात पे, चाहे वह दंगा ही क्यों ना हो, हम समाज को बांट नहीं पाते। बहुत जल्दी उसकी सच्चाई सामने आ जाती है कि वह क्यों हुआ, किसने कराया और उसकी मंशा क्या थी। अभी दिल्ली के चुनाव में या आगे आने वाले 2-4 दिनों की प्रतिक्रिया में आप समझ जाएंगे कि समाज में अब कोई खलबली मचती नहीं है। ये काट की हांडी दोबारा चढ़ेगी नहीं। हमारे अपने समाज में सवर्ण समाज पार्टी जैसी कई पार्टियां हैं जिन्होंने इस मुद्दे को भुनाने का प्रयास किया। उन्होंने सवर्णों को उकसाने का प्रयास किया कि हमें अपनी एक लड़ाई लड़ते रहनी चाहिए, लेकिन वह लड़ाई सफल नहीं हुई, क्योंकि सवर्ण समाज जानता है कि समाज का अर्थ सिर्फ सवर्ण होना नहीं है, देश का नागरिक होना पहला समाज है। हम ये भी नहीं समझ पाते कि आज के इस युग में जब देश को आगे बढ़ने के बारे में सोचना चाहिए, तो ऐसी पार्टियां, ऐसे लोग क्या कोई बेहतर विकल्प या राजनीति नहीं कर सकते? देश को आगे बढ़ने के लिए किन सामाजिक और आर्थिक नीतियों पे चलना चाहिए, इस विषय में कोई मॉडल देते तो अच्छा होता। बहुत वर्षों तक आपने राज किया और आज आपके थिंक टैंक से निकला तो आरक्षण का मुद्दा, जो मुद्दा देश को बांटना चाहता है। उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हम किस प्रकार देश को बांट दें। दुख की पराकाष्ठा यह है कि आपने समय यह चुना जब देश और विदेश से हजारों, लाखों, करोड़ों लोग कुंभ में आकर धर्म में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। आप चाहते हैं कि ऐसे समय में वे जातियों पे बात करें। विपक्षी पार्टियों के राजनीतिक पंडितों को मैं एक बात और कहना चाहता हूं, क्यों ना इसी आरक्षण की मांग में मुसलमानों को आज ही जोड़ लिया जाए, उसका भी हशर देख लिया जाए। हम सबका मानना है कि जितनी परिपक्वता दूसरे धर्मों के लोगों में आई है, उतनी ही परिपक्वता मुसलमानों में भी आई है। आप एक प्रयास यह भी करके देख लें कि अगर आप भविष्य में मुसलमानों को भी आरक्षण से जोड़ना चाहते हैं तो समाज पर इसका क्या प्रभाव होगा। 100% आरक्षण दे देने के बाद भी भारतीय समाज की सहिष्णुता भंग आप नहीं कर पाएंगे, ये तय मानिए। हमने विषम परिस्थितियों में जीना सीखा है और 1200-1500 सालों में सीखा है, और अपने पैरों पे हमेशा हम खड़े होते आए हैं। यही हमारी संस्कृति है, तो इसे संस्कृति पर एक हमला ही माना जाए। मैं विश्वास दिलाता हूं उन सभी लोगों को जहां तक हमारी बात पहुंचती है कि आरक्षण पर गंभीर चर्चा करें। ये केवल सुविधाओं का आरक्षण नहीं है, ये संस्कृति का भी आरक्षण है। उन्हें सुविधाएं ले लेने दें, शिक्षा में मदद ले लेने दें, नौकरियां ले लेने दें। आप संस्कृति की तरफ ध्यान रखिए। आप अक्षम कभी भी नहीं थे। अगर आर्थिक रूप से कमजोर आज कोई भी व्यक्ति है, चाहे वह सवर्ण समाज का हो या किसी गरीब से गरीब दूसरी जाति का, उसकी मदद करने के लिए आज पूरा एक तंत्र खड़ा है। और वह तीसरा तंत्र जो सरकारों में नहीं है, न राज्य सरकार में, न केंद्र सरकार में।
आज वह तंत्र इतना मजबूत है कि वह नौकरियां भी दे सकता है, शिक्षा भी दे सकता है और संस्कृति का ज्ञान भी दे सकता है। अगर आप चाहें तो बगैर एक पैसा लिए कुंभ में जाएं, आपको वहां भोजन भी मिलेगा, ज्ञान भी मिलेगा और संस्कृति के सेवा का मौका भी मिलेगा। इसलिए आइए आह्वान करें हम अपने समाज से कि इस प्रकार की बांटने वाली सोच के लोगों को हम हराएं और हम जीवन में आगे बढ़ें और हमारे देश की सेवा करें। जय हिंद, जय भारत।